दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर है कि चुनाव आयोग ने नकवी को मोदी की सेना बयान पर चेतावनी दी। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को भविष्य में राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए सशस्त्र बलों का संदर्भ लेने के प्रति चेतावनी दी। आयोग ने नकवी के मोदी जी की सेना के बयान को आदर्श चुनाव आचार संहिता के खिलाफ बताया। नकवी ने ये बयान उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक रैली में दिया था। इस पर आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जवाब में भाजपा नेता ने माना कि उन्होंने ये बात कही थी। चुनाव आयोग ने कहा कि वह इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि उन्होंने नकवी ने जो बयान दिया है वह आयोग की इस सलाह की भावना से मेल नहीं खाता कि सभी दल व प्रत्याशी सशस्त्र बलों की कार्रवाइयों को लेकर किसी भी तरह के राजनीतिक प्रोपेगेंडे से दूर रहें। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि भाजपा को झटका, वोटिंग से 48 घंटे पहले नमो टीवी पर नहीं चलेंगे मोदी के रिकॉर्डेड शो। जी हाँ दोस्तों, नमो टीवी को लेकर चुनाव आयोग ने बीजेपी को एक और झटका दिया है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि जिस क्षेत्र में मतदान होने वाला है वहां 48 घंटे पहले कोई भी रिकॉर्डेड शो नहीं चलाया जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि लाइव शो कवरेज दिखाया जा सकेगा। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्तों CEC को इसकी सख्ती से पालन करने की सूचना दी गई है। आयोग चैनल की मॉनिटरिंग करेगा। चुनाव आयोग ने अपने निर्देश में कहा कि मतदान अवधि से पहले 48 घंटे के दौरान ऐसा कोई कंटेंट नहीं दिखा या अपलोड कर सकते हैं जिससे मतदाता पर असर हो। लाइव या रिकॉर्डेड कार्यक्रम भी अपडेट नहीं कर सकते हैं। इसे लेकर आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी इसके दायरे में होंगे। इससे पहले दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी CEO ने भाजपा को बिना उसकी मंजूरी चैनल पर कोई कार्यक्रम नहीं प्रसारित करने का निर्देश दिया था। CEO ने कहा था कि नमो टीवी भाजपा चला रही है, ऐसे में प्रसारित किए जाने वाले सभी रिकॉर्डेड कार्यक्रमों को मीडिया प्रमाणन और दिल्ली के निगरानी समिति द्वारा पूर्व प्रमाणित किया जाना चाहिए और पूर्व प्रमाणन के बिना प्रदर्शित सभी राजनीतिक प्रचार सामग्री को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि नमो टीवी के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से नमो टीवी पर विस्तृत जवाब मांगा था। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि आज रात से जेट एयरवेज पर लटक सकता है ताला, बैंकों ने पैसा देने से किया इनकार। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक बोझ से जूझ रही जेट एयरवेज ने अस्थायी रूप से परिचालन बंद करने की घोषणा कर दी है। बैंकों ने 400 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कंपनी ने कहा कि सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के पास ईंधन और अन्य खर्चों के लिए धन नहीं है। बताया जा रहा है कि कंपनी की आखिरी फ्लाइट आज रात 10:30 उड़ेगी। कंपनी ने जल्द ही फिर यात्रियों की सेवा कर पाने की उम्मीद जताई है। कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही कंपनी के पास शटडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं बच गया था। सरकार इस मामले में अब हस्तक्षेप नहीं कर रही है। मंगलवार को हुई बैठक में कंपनी के बोर्ड ने CEO विनय दुबे को आखिरी फैसला लेने के लिए अधिकृत किया था। भारी कर्ज में फंस चुकी कंपनी ने 5 ही विमान इस समय संचालन में रह गए थे। 25 साल पुरानी एयरलाइंस कंपनी पर 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। जेट एयरवेज पहले ही अपने अंतर्राष्ट्रीय परिचालन को 18 अप्रैल तक स्थगित करने की घोषणा कर चुकी है। जेट एयरवेज ने मंगलवार को कहा है कि उसे SBI की अगुवाई वाले बैंकों के गठजोड़ से इमरजेंसी कैश स्पॉट का इंतजार है, जिससे वह अपनी सेवाओं में आ रही गिरावट को रोक सके। बंबई शेयर बाजार को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा था कि वह अपने निदेशक मंडल के साथ विचार विमर्श कर रही है। उसकी आपात नकदी के सहयोग के लिए ऋणदाताओं के साथ बातचीत चल रही है।
जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग। भोपाल के लोकसभा सीट से बीजेपी द्वारा मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा को उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ मालेगांव ब्लास्ट के एक पीड़ित के पिता ने शिकायत दर्ज कराते हुए उनकी उम्मीदवारी को चुनौती दी है। वहीं कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने भी चुनाव आयोग में प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी के खिलाफ अपील की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि अगर प्रज्ञा ठाकुर स्वस्थ हैं तो उनकी जमानत रद्द की जाए। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य कारणों से उन्हें जमानत मिली थी और अब अगर वे अस्वस्थ हैं तो चुनाव कैसे लड़ रही हैं। साध्वी प्रज्ञा 2007 के आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में भी आरोपी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पहली बार तब चर्चा में आई जब 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वे 9 सालों तक जेल में रही और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी ने भोपाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है। दिग्विजय 16 साल बाद कोई चुनाव लड़ रहे हैं। 1993 से 2003 तक लगातार 10 सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। दिग्विजय सिंह 2003 के बाद से अब तक किसी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में नहीं लड़े हैं। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर जुबानी वार, कहा चौकीदार ने देश को खराब चाय पिलाई। जी दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को यहां एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा साल 2014 में आप लोगों ने चाय वालों पर विश्वास किया था, लेकिन चाय अच्छी नहीं बनी। चौकीदार ने देश को खराब चाय पिलाई है, क्योंकि बिना दूध के चाय अच्छी नहीं बनती। उन्होंने कहा कि चौकीदार ने देश के युवाओं की नौकरी चोरी की है। चौकीदार ने अपना पैसा बैंक में जमा कराया, वहां से आपका पैसा अमीर लोग लेकर भाग गए। बीजेपी ने हमारे नौजवानों की ऐसी स्थिति बना दी है कि वे अब सपने भी नहीं देख सकते। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा नया भारत की बात कह रही है, लेकिन नया भारत तभी बनेगा जब नया प्रधानमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा सपा, बसपा व रालोद यानी 3 दलों के गठबंधन को बीजेपी महामिलावट कह रही है। अब आप ही बताइए 38 दलों के गठबंधन को क्या कहेंगे। बीजेपी ने सबको सिर्फ सपने दिखाए, काम एक भी पूरा नहीं किया। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही, वह भी पूरा नहीं किया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही गई, वो भी पूरा नहीं किया। अखिलेश ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए उन्हें ठोकीदार नाम से संबोधित किया। उन्होंने कहा बाबा ने अधिकारियों से कहा कि ठोको नीति से काम करो, ठोकीदार से बेकसूरों को भी ठोको। इसका नतीजा हुआ कि सभी पुलिस ने जनता को ठोका तो कभी जनता ने पुलिस को ठोक दिया। सांसद विधायक भी समझ गए कि ठोको से ही काम चलना है। सांसद ने विधायक को जूते से ठोक दिया। अखिलेश ने कहा बाबा सीएम हाउस को गंगा जल से धुलवाते हैं, हम नहीं धुलवाएंगे, लेकिन हमारी पुलिस भी चिलम जरूर ढूंढेगी, जैसे बाबा की पुलिस ने टोटी ढूंढी थी। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 95 लोकसभा सीटों के लिए आज औसतन 64.73% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग ने यहां बताया कि हिंसा की छिटपुट घटनाओं को छोड़कर दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा। सर्वाधिक 76.43% मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ, जबकि सबसे कम 45.28% जम्मू कश्मीर में हुआ। मणिपुर में 76.15% तथा असम में 76.14% मतदाताओं ने वोट डाले। पुडुचेरी में 75.15%, छत्तीसगढ़ में 71.34%, कर्नाटक में 66.50%, तमिलनाडु में 72%, ओडिशा में 64%, बिहार में 62.52%, उत्तर प्रदेश में 62.3% और महाराष्ट्र में 62% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि पाकिस्तान को मोदी सरकार ने दिया झटका, एलओसी पर किया व्यापार बंद। जी दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को एक और झटका दिया है। भारत ने एलओसी के जरिए होने वाले व्यापार को बंद कर दिया है। 19 अप्रैल यानी आज से ये लागू होगा। बता दें कि एलओसी पर गृह मंत्रालय को अवैध हथियार की खबर मिली थी। सरकार को खबर मिल रही थी कि अगर एलओसी व्यापार मार्गों से अवैध मादक पदार्थों और नकली मुद्रा आदि की फंडिंग हो रही है।
इसलिए भारत ने यह बड़ा फैसला लेते हुए एलओसी के रास्ते ट्रेड को बंद कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस्लामाबाद और चाकंदाबाग पर ट्रेड को बंद कर दिया जाएगा। सरकार को यह कदम उन रिपोर्टों को बाद उठाया है जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में स्थित एलओसी के रास्ते होने वाले व्यापार मार्गों का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसके जरिए अवैध हथियार और मादक पदार्थों और नकली मुद्रा आदि भेजे जा रहे हैं। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक यह ट्रेड फिर से शुरू किया जा सकता है। सप्ताह में 4 दिन होने वाला यह व्यापार बार्टर सिस्टम और जीरो ड्यूटी पर आधारित है। हालांकि रिपोर्ट से बताया गया है कि सीमा पर होने वाले व्यापार का रूप अब बदल चुका है। अब इसके जरिए विदेशी वस्तुओं के साथ ही कुछ और क्षेत्रों में आने वाले उत्पाद भी इस व्यापार का हिस्सा बन चुके हैं। देश विरोधी ताकतों से इन रास्तों का उपयोग हवाले के पैसे, हथियारों और दवाओं को सरहद पार भेजने में कर रहे हैं। पुलवामा आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। पुलवामा आतंकी हमले में जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवान मारे गए थे। वहीं पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी के मद्देनजर भारत ने एलओसी पर व्यापार और यात्रा को 1 अप्रैल से स्थगित कर रखा था। पाकिस्तान की तरफ हुई गोलीबारी में उस वक्त पुंछ में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी, एक महिला और एक 5 साल की बच्ची सहित 3 लोगों की मौत हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, अभी एक और बड़ी खबर आ रही है कि इस शर्मनाक हरकत से विदेश में हुई 2 भारतीयों समेत 3 को जेल। जी हाँ दोस्तों, यूएई के दुबई में चोरी करना तो भारतीयों को पड़ गया महंगा। दुबई की एक अदालत ने 2 भारतीय समेत एक पाकिस्तानी नागरिक को एक फूड कैटरिंग कंपनी की ब्रांच से 900 जूस के डिब्बे चुराने के जुर्म में 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 1,50,000 दिरहम का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल चोरी का यह मामला पुलिस अकादमी में मौजूद फूड कैटरिंग कंपनी की ब्रांच से जुड़ा है, जहां से 900 जूस के डिब्बे चुराए गए थे। खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अल बशरा में अप्रैल 2017 से मई 2018 के बीच यह चोरी अंजाम दी गई और चोरी किए गए जूस उत्पाद का मूल्य करीब 23,760 दिरहम था। मिली जानकारी के मुताबिक माल गोदाम के भारतीय रखवाले ने एक भारतीय और एक पाकिस्तानी आदमी को दुपुर्दगी के दौरान बड़ी मात्रा में जूस के डिब्बे ले जाने से मदद की थी, जबकि उन डिब्बों को माल गोदाम में जमा करना था। बाद में उन लोगों ने उस जूस को बेच दिया था। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस चोरी की वारदात में शामिल माल गोदाम के रखवाले को इस सांठगांठ के लिए 10,800 दिरहम की रकम मिली थी। उसने प्राप्तियों और बिलों का हस्ताक्षर किया कि माल वितरित किया गया और गोदाम में जमा कर दिया गया। बता दें कि मामला खुलासा होते ही एक कर सभी आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अदालत ने तीनों दोषियों को जेल की सजा के अलावा आर्थिक जुर्माना भी लगाया, जिसके तहत तीनों पर अलग अलग 23,760 दिरहम का जुर्माना किया गया है। तो दोस्तों, इसी तरह से खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अब के आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो।